नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मेधा पाटेकर का एक बयान आया और वो बयान जो है उसमें वो ये कहती हैं कि दरअसल भाजपा ने जो एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा किया है वो जनजातीय समाज का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस लेफ्ट, लिबरल और सेकुलर कबाल और जमात से ये लोग आते हैं, ये दावा करते हैं कि उन्होंने उस समाज के लिए बड़ा बलिदान दिया है। तमाम बलिदान देने के बाद भी उस समाज को अपने पीछे ये लोग लामबंद नहीं कर पाए। ये गजब इत्तेफाक है। लेकिन असल में जो मेधा पाटेकर कह रही हैं उसके पीछे एक रहस्य है। उस रहस्य को समझने के लिए दो बातें और गौर करनी होंगी, और एक और बात जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या शरद पवार जो महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बचा पाए, वो विपक्ष से यशवंत सिन्हा के लिए समर्थन जुटा पाएंगे, वह भी तब जब उनका नाम आगे रखा गया था। कम से कम ममता बनर्जी ने तो यही कहा था कि, और ममता बनर्जी ही क्यों, आम आदमी पार्टी भी गई थी मिलने। संजय सिंह, आपको अगर ध्यान हो तो वो दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे, उनके आवास पर जाकर मिले थे। उसके बाद में वाम दल भी मिले थे, कांग्रेस भी यही चाहती थी। लेकिन इस सब के बाद भी वो मैदान में नहीं उतरे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली वो बात जो मेधा पाटेकर कह रही हैं, मेधा पाटेकर जो कह रही हैं उसे समझने के लिए यशवंत सिन्हा के उस बयान को देखना होगा जो वो पिछले कई दिनों से जिसे चलाने और दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में उनका साथ अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन प्रशांत भूषण ने दिया। बात बड़ी है और गहरी है। यशवंत सिन्हा क्या कह रहे थे इतने दिनों से? वो कह रहे थे कि रबर स्टाम्प प्रेसिडेंट, ठीक। और इसी बात को मेधा पाटेकर भी अप्रत्यक्ष तरीके से कही रही हैं कि सिर्फ वोट के लिए ऐसा किया गया है। मतलब उनका कहने का यही है कि असल जो मसला है वो सियासी है, उससे इतर कुछ नहीं है, और इनके कोई अपने अधिकार नहीं होंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो मंडल के अगुआ रहे हैं, लेकिन जात के आधार पर खड़ी पार्टियां और सामाजिक न्याय के नाम पर बने नेताओं ने जिस तरीके से उस दलित और पिछड़े तबके को हाशिए पर ढकेल दिया सिर्फ परिवाद और भ्रष्टाचार के लिए, उससे ये लोग इस तरह का सवाल नहीं पूछते हैं कि उन्होंने सशक्तिकरण के लिए क्या किया। क्या ये जो जातीय गणना की, जनगणना की बात हो रही है, ये महज वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या महज छलावा नहीं है? वह इसलिए क्योंकि जो लोग आज इसकी मांग कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने अपने दलों में, जिस भी दल से वो जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं उस प्रतिनिधित्व को लागू कर दिया? सीधी चीज है, आप वहां लागू कर दीजिए। अगर आप अपनी पार्टी में जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज है उसके लिए आरक्षण लागू कर देंगे तो वो समाज खुद ब खुद जो है उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और वो सशक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस पर चर्चा नहीं हो। बहरहाल, तो ये जो बात यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, आप देखिए उसी बात को प्रशांत भूषण ने अपने वो फेक ट्वीट के जरिए, जो बाद में साबित हो गया तो उसको डिलीट वगैरह कर दिया। वो क्या कहना चाह रहे थे? वो दरअसल उस समाज को एक संदेश देना चाह रहे थे, और समाज तक जाता ना जाता, लेकिन लुटियन टीले पर तो एक जो है बात होती कि साहब देखिए ये क्या हो रहा है। और बाद में पता चला कि जो तस्वीर उन्होंने भाभी महामहिम की साझा की थी वो फेक थी। मतलब फेक नरेटिव और फेक इमेज के ये लोग, आप एक तरह से समझिए कि सरताज हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का नरेटिव गढ़ने से क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? कम से कम जो परिस्थिति है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि मामला इनके लिए सहज नहीं है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड यशवंत सिन्हा नहीं जाएंगे।
पश्चिम बंगाल इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने तो स्थिति बड़ी साफ कर दी है, और पहले टीएमसी में ही हुआ करते थे, फिर उम्मीदवार बने और टीएमसी की सदस्यता छोड़ी इन्होंने। और झारखंड इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हेमंत सोरेन ने मन बना लिया है कि उनको करना क्या है, और ये तकरीबन सब लोग तय मान रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जब ये अपना नामांकन करने गए थे और तमाम विपक्ष वहां मौजूद था, तमाम में भी 7-8 लोग नदारा दी थे, तमाम विपक्ष जब वहां बचा खुचा जो विपक्ष था मौजूद था, तब हेमंत सोरेन दिल्ली में ही थे और उस नॉमिनेशन में नहीं गए। तभी से ही अटकलें तेज हो गई थी कि ऐसा लगता नहीं है कि सब खड़े हो पाएंगे एक साथ। अब जब सब एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे तो उनको एकजुट करने का जिम्मा शरद पवार ने अपने ऊपर लिया है, और उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की और कमान संभाल ली है कि अब यशवंत सिन्हा के लिए बैटिंग होगी। सवाल यह है कि जो बैटिंग कर रहे हैं उनको जो अभी आगे 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसके बारे में उनको जानकारी होगी, और उन 4 राज्यों में अगर सब मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात 127 सीटें हैं, और माफ करिए मध्य प्रदेश 5 राज्य। यहां पर तकरीबन कुल मिला जुलाकर 150 के आसपास सीटें आती हैं जो जनजातीय समाज जिसे प्रभावित करते हैं या जनजातीय समाज के लिए वो आरक्षित। अब ऐसी परिस्थिति में जो वोट करेगा वो जाहिर तौर पर अपना गुणा भाग देखेगा। इसीलिए जब मेधा पाटेकर इस तरह का बयान देती हैं तो दरअसल वो पार्शियली उन राजनीतिक दलों की चर्चा नहीं कर रही हैं जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं। आप इसे सो कॉल्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ये कहते हैं कि हम आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी? बड़ी बात यह है आम आदमी पार्टी की चर्चा नहीं कर रही है मेधा पाटेकर। और अगर आपको ध्यान हो तो दरअसल जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उस अन्ना आंदोलन में जो तमाम लोग थे उसमें ये भी थे, अरविंद केजरीवाल ने तो बहरहाल पार्टी बना ली। तो अब देखिए अरविंद केजरीवाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि राजस्थान और खासकर गुजरात में उनका अपना स्टेक है, नॉर्थ ईस्ट में वो जोर लगा रहे हैं, और यशवंत सिन्हा नॉर्थ ईस्ट भी जाने के मूड में नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से भी समर्थन नहीं मिलेगा। बहरहाल तो उन दलों को ये लोग जैसे मेधा पाटेकर जैसे लोग गिनने से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करिए भाई, यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने का एक बड़ा कारण उनका अरविंद केजरीवाल के साथ संबंध भी था, लेकिन सियासत में, और वो भी तब जब वोट बैंक की राजनीति हो रही हो, तो अब ये संबंध दिखाएंगे कि गुजरात में जो इनका अभियान चल रहा है उस पर फोकस करेंगे। एक टीएमसी ने इसीलिए पल्ला झाड़ लिया, और टीएमसी तो दोहरी मार से इस समय जूझ रही है। एक जनजातीय समाज का उन्हें समर्थन भी चाहिए, और दूसरा जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने बयान दिया है उस बयान के बाद जो उनकी स्थिति हुई है वो भी अपने आप में देखने लायक है, क्योंकि वो बयान दी। अब उस बयान पर उनका जो भी स्पष्टीकरण हो वो एक अलग मसला है, लेकिन उससे जिनकी भावना आहत हुई एक, और जिस स्टेट से वो आती हैं वहां, तो बड़ा महात्मा है। और ऐसी स्थिति में टीएमसी डरी हुई है इस बात को लेकर कि एक तो भाजपा ने एक उम्मीदवार उतार दिया एनडीए ने, और अब वो जो है बकायदे बंगाल में जाके अपने लिए वोट मांग रही हैं। अब अगर मना कर देंगे तो वहां वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी निकलेगी, 4 तो सीधे सीधे आ रही है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी 7% के आसपास वोट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अपनी हालत खराब होगी। और दूसरा, अगर जो महुआ मोइत्रा बोली हैं अगर उसका समर्थन करते हैं तो भाजपा को अपना आधार बढ़ाने का एक और जरिया मिल जाएगा। सो इसलिए वो उन्होंने भी तकरीबन आप ये समझिए कि संकेत दे दिया है, हेमंत सोरेन संकेत दे ही चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या शरद पवार पूरा सबको एकजुट रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने जिम्मा तो संभाला है, लेकिन अब उस जिम्मेदारी में वो कहां तक पहुंच पाते हैं ये एक अलग मसला है।
चलते चलते एक चीज आपको और बताएं कि देखिए, अभी जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट साझा किया, हालांकि उससे कुछ होना जाना नहीं है, आप नैरेटिव बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब उसके बरक साहब ने क्या किया कि और ज्यादा नुकसान करा दिया उन दलों का जिन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करनी है। वो जिस तरह की एक तस्वीर साझा की, वैसे ही एक तस्वीर जो है महाराष्ट्र में और चल रही है, जिसे लेकर एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी शरद पवार से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। वहां नैरेटिव ये गढ़ने का था राष्ट्रपति चुनाव में भावी महामहिम उनकी तस्वीर साझा करके आरएसएस प्रमुख के साथ कि देखिए साहब क्यों कहा जा रहा है कि रबर स्टाम्प होंगे, ये बताने की कवायद हो रही थी। बाद में पता चला कि ये फेक है। और दूसरी, एकनाथ शिंदे और वो शरद पवार की मीटिंग वाली जो एक अफवाह फैलाई गई, उसके पीछे का कारण यह है कि देखिए ऐसा है कि ये जो है, जो आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए उधर गए हैं क्योंकि इनको इसका डर है और उसका डर है, और ये अपने साथ खड़े, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति बनाने की ये जो एक आप ये समझिए कि कवायद है। बहरहाल अपना कहना यह है कि इस तरह के ट्रिक से चुनाव तो कम से कम नहीं जीते जाते, और जो लोग ऐसा सोचते हैं, आप भी मानते हैं और जानते हैं कि औंधे मुंह गिरना ही पड़ता है। ये ट्वीट वाले मसले से तो ये पता चल ही गया है। और अंतिम बात कि जो मेधा पाटेकर कह रही हैं, असल में वो कहते कहते ये भूल जा रही हैं या भूल जाना चाहती हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने फैसले अपने सियासी हित लाभ को ध्यान में रखते हुए लेता है। ये देखना होगा कि जिस कांग्रेस की बात हो रही है, उसके तमाम जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में किधर जाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये बहुत मायने रखता है कांग्रेस के लिहाज से और वहां की स्थानीय इकाइयों के अपने राजनीतिक हितलाभ के हिसाब से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।